नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र असेंबली का शीतकालीन सत्र शुरू है। इसी दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक 2024 सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल पर नकेल कसने के लिए लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्बन नक्सल संस्थाओं को बैन कर शहरी इलाकों में नक्सलवादियों पर लगाम लगाना है, जिससे कि हथियारबंद नक्सलवादियों को रसद और आश्रय न मिले। इस पर कुछ संस्थाएं और नेताओं ने आपत्ति जताई है, इस बिल का विरोध किया है। विरोधकों का कहना है कि ये विधेयक काफ़ी कठोर है, साथ ही इसकी व्यापक परिभाषा से उन्हें चिंता है। जब जुलाई के महीने में इसे पेश किया गया था, तब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज चव्हाण ने भी ये कहा था कि ये आंदोलनों को दबाने के लिए लाया हुआ बिल है। वहीं कुछ संस्थाएं इसका असंवैधानिक कहते हुए विरोधकों को रोकने के उद्देश्य से लाने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आप तक इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। बस इतना ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि विपक्षी पार्टियों की सभा, आंदोलन और यात्राओं में भी ये शहरी नक्सलवाद के लोग इन्वॉल्व है। इसे रोकने की सबसे पहली जिम्मेदारी भी इन्हीं विपक्षी दलों की है। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद को खत्म करने के आदेश दिए थे। मानो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट दे दिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने आदेश को गंभीरता से लेते हुए अपने कई ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। जिस रेट से नक्सली ठोके जा रहे हैं, उस हिसाब से 2 साल में अच्छी सफाई हो जाएगी। लेकिन माओवाद एक टर्माइट की तरह होता है। उसे एक बार पेस्ट कंट्रोल करके आप निश्चिंत नहीं रह सकते। आपको बार बार लगातार पेस्ट कंट्रोल करना होता है। साथ ही इन कीड़ों के लौटने के मार्ग भी कम करने होते हैं। ऐसे ही वामपंथी नक्सलवाद के वापसी का एक रास्ता है शहरी नक्सलवाद। अंग्रेजी में इसे अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ जनभावना जब तीव्र हुई, तो उसके कारण से रेड कॉरिडोर के नक्सलियों के जो रिसोर्सेस थे, खास तौर पर नक्सली लड़ाके, वो कम हो गए। अब इस नक्सलवाद को जीवित रखने के लिए आवश्यक रसद, आश्रय और सहायता मिलती रहे, इसी हेतु से नक्सलियों ने 2004 में इस शहरी नक्सलवाद की शुरुआत की और नक्सलवाद को शहर की तरफ ले जाना शुरू किया। दोस्तों, नक्सलवाद या माओवाद की मूल विचारधारा के अनुसार वो भारत के संविधान, भारत की एकात्मता, भारत का संघवाद, भारत की शासन प्रशासन व्यवस्था और भारतीय संस्कृति, इन सभी चीज़ों को भारत से मिटाकर एक नई व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। इस व्यवस्था में सभी को समान अनुपात में स्रोत बांटे जाएंगे और किसी को क्या अधिकार देना है, ये उनकी पार्टी के लीडर तय करेंगे। इन शॉर्ट, इनका कहना है कि अगर हम सब मिलकर अमीर नहीं हो सकते, तो हम सबको मिलकर गरीब हो जाना चाहिए और इनके लीडर मज़े लेते रहेंगे। सबसे घटिया बात यही है कि ये सब करने के लिए ये लोग करोड़ों लोगों का खून बहाने के लिए तक तैयार है, जिसे ये लोग शान से क्रांति तक कहते हैं। कम्युनिस्टों की इसी घटिया मानसिकता के चलते लोगों ने उन्हें नकारा, जिसके बाद कम्युनिस्ट संभल गए। उन्होंने अपनी विचारधारा को वैसे ही रखा, लेकिन लोगों के सामने एक मुखौटा ओढ़ लिया। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ 2004 में नक्सलियों का एक डॉक्यूमेंट लगा, जिसका नाम था अर्बन पर्सपेक्टिव, आवर वर्क इन अर्बन एरियाज। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने शहर के गरीब, मजदूर, युवा, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, महिला, दलित और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सबको साथ लाकर, मिलाकर एक टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट बनाकर शहरी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की ओर बात की गई है। हालांकि इनकी मूल विचारधारा वैसी ही सड़ी हुई है, लेकिन अब उन्होंने संविधान की रक्षा, संविधान का अधिकार, मानवीय अधिकार, महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दों का जोगा ओढ़ लिया है। माओवादियों को, जिनके दिल में, जहन में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक बंधनों के प्रति अलगाव है, उनको साथ मिलाकर उन्हें अपना सिपाही बनाना है और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इनका मेन टारगेट हमेशा से युवा वर्ग रहा है। युवा छात्र रहे हैं, किसान और मजदूर रहे हैं। इनके पीछे की वजह यही है कि युवा वर्ग में, समाज के जो शोषित वर्ग में सबसे पहले से अलगाव या नाराज़ी होती है। युवाओं को संविधान और संविधान से बनी संस्थाएं जैसे न्यायालय, सीबीआई, ईडी, पुलिस, आर्मी, सेबी, चुनाव आयोग, ऐसी अनगिनत संस्थाओं के प्रति भड़काकर अराजक फैलाना ही इसका मूल उद्देश्य है। युवा वर्ग के दिल में पहले से अलगाव होता है, इसीलिए ये उन्हें आसानी से अपने में मिला लेते हैं। उन्हें उस सुनहरे भविष्य के सपने दिखाते हैं जो कम्युनिज्म कभी भी नहीं लाएगा। अब लौटते हैं अपने पुराने मुद्दे की ओर।
महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने संविधान और संवैधानिक संस्थानों की रक्षा के लिए एक विशेष जन सुरक्षा विधेयक लाया है। सरकार के अनुसार शहरी नक्सलवाद के इस खतरे से निपटने के लिए मौजूदा कानून अप्रभावी और अपर्याप्त है। इसी स्थिति में निपटने के लिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा इन राज्यों ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बनाए थे और 48 नक्सली संगठनों को प्रतिबंधित किया था। उसी तर्ज पर अब महाराष्ट्र भी ये बिल लाया है। भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि पिछले महीने 15 नवंबर को काठमांडू में इन अर्बन नक्सल्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कुछ लोग गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और भाजपा शासित राज्यों में ईवीएम के विरोध में शुरुआत करनी होगी, जो अलग अलग फेज में आगे बढ़ेगी। पहले फेज में सत्ता पक्ष की पार्टी के विरोध में विचारधारा का संघर्ष करेंगे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में ईवीएम विरोधी माहौल बनाया जाएगा। दूसरी फेज में यह बड़ी संख्या वाले ऑर्गेनाइजेशंस को मोबिलाइज करेंगे और इसी मोबिलाइजेशन के साथ वो विरोध निर्माण करेंगे और इस विरोध के चलते वो अपने ही लोगों का पोलराइजेशन करेंगे, जिससे कि उन्हें आसानी होगी। इससे ये लोग राष्ट्र स्तरीय कैंपेन शुरू करेंगे, जिससे बैलेट पेपर वापस लाकर महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काया जाएगा। सोचिए, महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की प्लानिंग काठमांडू में हो रही है, जो कि महायुति की इतनी बड़ी जीत के बाद फेल हुई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग 180 संस्था और संगठनें थीं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए पैम्पलेट्स छापने, बांटने से लेकर प्रचार करने के सभी काम किए थे। अब आपको इंटरेस्टिंग बात यही बता रहा हूँ कि फरवरी 2014 में यानी यूपीए की सरकार में 72 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए गए थे। इनमें से 7 महाराष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशंस है और ये सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशंस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ऐसी करीब 40 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल थी। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब कर्ण पर भारी पड़ रहा था, तब नागवंशियों का राजा प्रकट होकर उससे कहने लगा कि तुम मुझे अपने बाण पर बिठाओ और अर्जुन की तरफ बाण मारो। मैं अर्जुन को समाप्त करता हूँ। अर्जुन तुम्हारी तरह मेरा भी दुश्मन है। इस पर कर्ण ने कहा, भले वो मेरा दुश्मन है, लेकिन वो एक मनुष्य है और मैं हमारे आपसी दुश्मनी में किसी तीसरे की जीत नहीं होने दूंगा, और तुम तो मनुष्य भी नहीं हो। साथियों, भारत तेजी से दुनिया में उभर रहा है। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जिन्हें ये तरक्की खल रही है, आंखों में चुभ रही है। उन देशों को भारत में डीप स्टेट एक्टिविटी करनी है, भारत में अराजकता का माहौल खड़ा करना है। ऐसे डीप स्टेट एक्टिविटी के लिए, अराजक के साम्राज्य के लिए वो भारत के विपक्ष में घुसकर भारत के संस्थानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में सरकार कानूनन अपना काम कर रही है। अब ये पूरी तरह से कांग्रेस और उनके साथी दलों की जिम्मेदारी है कि अराजक तत्वों को अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए अपना इस्तेमाल करने देना है या नहीं। नमस्कार।